आज हम चर्चा करेंगे व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की आधारभूत मान्यताएं। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के बारे में आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ कि एक व्यक्ति का या एक समाज की एक इकाई का समग्र अध्ययन जिस पद्धति के माध्यम से होता है वो व्यक्तिक अध्ययन पद्धति होता है। उसके ऐतिहासिक, वर्तमान और के बारे में संपूर्ण अध्ययन किसी इकाई का वो व्यक्तिक अध्ययन पद्धति होता है। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की शुरुआत करने से पहले कुछ मौलिक आधारभूत मान्यताएं हैं। कोई शोधकर्ता किसी केस स्टडी करता है कोई किसी सामाजिक इकाई का, तो उसके लिए कुछ ऐसी आधारभूत मान्यताएं हैं जो उसे माननी होती हैं। इनके अंतर्गत पहली आधारभूत मान्यता यह मानी जाएगी कि आधारभूत एकता, यानी इसके अंतर्गत बताएगा कि मानव व्यवहार का जो आधार है, बेस है, जो कारण है मानव व्यवहार, संपूर्ण जितने भी समूह संगठन होते हैं उनमें सब आधारभूत मान्यता समान होती है। यानी मनुष्य व्यवहार में मौलिक समानता है जो सभी व्यक्तियों में किसी न किसी रूप में मानी जाती है और पाई जाती है। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत जब हम किसी व्यक्ति, समूह, समुदाय या किसी भी सामाजिक इकाई का अध्ययन करते हैं, उसकी प्रकृति को ज्ञात करते हैं, तो उस वर्ग से संबंधित सभी इकाइयों पर वह लागू होता है। यानी कुछ ऐसे मौलिक नियम होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक सामाजिक इकाई के, जो उससे संबंधित यानी उस सामाजिक इकाई के संपूर्ण वर्ग पर लागू किए जा सकते हैं। दूसरी मान्यता है परिस्थितिगत समानता। यानी किसी एक परिस्थिति में यदि हम किसी सामाजिक इकाई का अध्ययन कर रहे हैं, अगर परिस्थितियां समान हैं तो अन्य दूसरी उसी वर्ग से संबंधित किसी दूसरी सामाजिक इकाई पर भी उसके निष्कर्ष लागू होते हैं। यानी व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की मान्यता है यदि एक परिस्थिति के अंतर्गत किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार को ज्ञात कर लिया जाता है तो उसी परिस्थिति यानी परिस्थिति समान है तो अन्य व्यक्ति और समूह पर भी उसी प्रकार के निष्कर्ष नियमावली लागू होते हैं। तीसरी मान्यता है समय तत्व का प्रभाव। जैसे यदि किसी सामाजिक इकाई का हम अध्ययन कर रहे हैं, आज किसी व्यक्ति का, जैसे किसी चोर का, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति का हम अध्ययन करना चाहते हैं तो उसकी बैकग्राउंड में जाके देखेंगे या उसका पर्सनल व्यूज़ देखेंगे, किसी व्यक्ति की बायोग्राफी के बारे में, उसका संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में जानना है कि आज वो किस अच्छे मुकाम पर है या फिर गलत रास्ते पर क्यों पड़ा, क्या ऐतिहासिक कारण थे जिसके कारण आज किसी व्यक्ति को, किसी सामाजिक इकाई को कोई भी रास्ता जो चुना है उसने, जिस वजह से आज वो फेमस हुआ है, कारण दोषपूर्ण समाजीकरण हुआ है या उसका संपूर्ण समाजीकरण हुआ है, वह किस प्रकार हुआ है। जैसे एक चोर है, चोर के अगर हम केस स्टडी करते हैं तो हम उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं कि प्रारंभ में वो किस परिवार से संबंध रखता था, उसने पहले क्या किया है, बचपन अवस्था के अंतर्गत उसका समाजीकरण किस प्रकार हुआ है, समाज के साथ तादात्म्य उसका किस तरीके से हुआ है, माता पिता थे या नहीं थे, या किस सामाजिक वातावरण से उसका संबंध रहा है, उसके आधार पर उसकी वर्तमान परिस्थिति का अध्ययन करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी सामाजिक इकाई के वर्तमान परिस्थिति का मूल कारण जो है उसकी ऐतिहासिक अवस्था में होता है। तो व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत हम समय तत्व के प्रभाव को भी मान्यता देते हैं। समग्र अध्ययन। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की आधारभूत मान्यता है यदि किसी सामाजिक इकाई के संपूर्ण अध्ययन को या किसी सामाजिक इकाई का पूर्ण अध्ययन करना है तो हमें उसके किसी एक पक्ष का अध्ययन करके जो प्राप्त निष्कर्ष हैं उसके आधार पर उस इकाई को नहीं जान सकते हैं। उस इकाई की समग्र अध्ययन करना अति आवश्यक है। यह प्रणाली इसलिए महत्वपूर्ण और उपयुक्त दोनों तरीके से महत्वपूर्ण मानी जाती है और आजकल इस व्यक्तिक अध्ययन पद्धति या केस स्टडी का ऊंचे स्तर पर अध्ययन किया जा रहा है। तो विभिन्न प्रकार की जो व्यक्तिगत फिल्म, कोई डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई जाती है उसके अंतर्गत, या किसी ऐतिहासिक घटना के आधार पर कोई संक्षिप्त मूवी बनाई जा रही है या कोई संक्षिप्त लेख लिखा जा रहा है, तो उससे भी हम किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत संपर्क करके उसका समग्र जो सूचनाएं प्राप्त करते हैं, उसके आधार पर केस स्टडी करते हैं, उसके आधार पर हम उसके आगे की रूपरेखा बनाते हैं। अगली मान्यता है सामाजिक परिस्थितियों की जटिलता या घटनाओं की जटिलता। जैसे कोई सामाजिक इकाई है, उसकी क्रिया मनोवृत्तियों को समझने के लिए, संपूर्ण रूप से उस सामाजिक इकाई को समझने के लिए उसका समग्र अध्ययन करना अति आवश्यक है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्योंकि वर्तमान सामाजिक परिस्थितियां बहुत जटिल हैं, इसलिए इन परिस्थितियों के कारण जो मानव व्यवहार भी बहुत जटिल है। केवल अवलोकन के माध्यम से संपूर्ण मानव व्यवहार को नहीं समझा जा सकता है। किसी सामाजिक इकाई को संपूर्ण रूप से समझने के लिए केस स्टडी ही सर्वोत्तम उपाय माना जाता है।
और समग्र अध्ययन एक एक इकाई का हर तरीके से प्रत्येक उसके संबंधित प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक विषय वस्तु का अध्ययन किया जाए, तभी संपूर्ण रूप से निचोड़ जो निष्कर्ष हमें प्राप्त होगा वो सही होगा, पूर्ण सही। ये व्यक्तिक अध्ययन पद्धति मानती है। अब आता है व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का महत्व। तो महत्व में तो इसमें आपको पता ही है कि किसी भी अध्ययन पद्धति का महत्व या फिर उसके गुण जो हैं वो पूर्ण रूप से उसके पक्ष में होते हैं। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत पहला उसका लाभ, गुण, महत्व जो भी है, गहन सूचनाओं की प्राप्ति। हम शुरू से कहते आ रहे हैं व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में सामाजिक इकाई का संपूर्ण व समग्र अध्ययन होता है, किसी एक विशिष्ट पहलू का अध्ययन नहीं होता है। इसलिए गहन और विस्तृत सूचनाओं की, इकाई से संबंधित गहन व विस्तृत सूचनाओं की प्राप्ति हमें होती है। महत्वपूर्ण प्राकल्पना का स्रोत है। जब किसी अध्ययन किए जाने वाली सामाजिक इकाई का संपूर्ण व गहन अध्ययन होगा तो विभिन्न प्रकार की प्राकल्पनाएं भी बनाई जाएंगी। जैसे बेरोजगारी का अगर हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ विभिन्न युवाओं को सामाजिक इकाई के रूप में युवाओं को लेंगे, कुछ युवाओं का गहन अध्ययन करेंगे या कॉलेज समुदाय संगठन से संपर्क करेंगे, उससे गहन निष्कर्ष या व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति केस स्टडी के माध्यम से अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे, अनुसूची बनाएंगे, विभिन्न प्रकार की पद्धतियों का सहयोग करेंगे। तो उसमें क्या है, प्राकल्पनाओं का क्राइटेरिया बढ़ जाता है, विभिन्न प्रकार की प्राकल्पनाएं बनती है और प्राकल्पनाएं जब बनती हैं तो वो एक अनुमान होता है जिससे सिद्धांत बनाए जा सकते हैं अंत में और निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तीसरा इसका महत्व है अति महत्वपूर्ण प्रपत्रों का स्रोत। अति महत्वपूर्ण प्रपत्र मतलब प्रपत्र क्या होते हैं, इसमें अनुसंधान सामाजिक शोध के दौरान अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, निर्देशिका जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, ये प्रपत्र कहलाते हैं। तो किसी वर्ग विशेष का जब हम समग्र अध्ययन करेंगे, उसकी रुचि, मनोवृत्ति, सामाजिक इकाई की, इस सब के बारे में जानकारी जब प्राप्त हो जाती है तो शोधकर्ता अपनी प्रश्न सूची जो तैयार करता है उसके आधार पर वो यह निर्धारित कर सकता है, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के आधार पर वो यह निर्धारित कर सकता है कि किन प्रश्नों को वह सूची में शामिल करे और किन प्रश्नों को वो हटा दे। तो श्रेष्ठ प्रपत्र निर्माण के अंतर्गत व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति महत्व रखती है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में इकाइयों का विभिन्न जो अध्ययन की जाने वाली है उनका स्पष्ट वर्गीकरण व विभाजन संभव हो पाता है वर्गों के आधार पर, और मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निराकरण में यह पद्धति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत भी। क्योंकि इसके अंतर्गत शोधकर्ता जो सामाजिक इकाई है उससे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करता है और समग्र अध्ययन, समग्र सूचनाएं प्राप्त करता है उसके माध्यम से। तो एक व्यक्ति या सामाजिक इकाई की क्रिया, व्यवहार, मनोवृत्ति, रुचियाँ, अभिरुचि, सामाजिक मूल्य, परिस्थितियों इत्यादि के बारे में संपूर्ण जानकारी उसके पास होती है। इसलिए मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निराकरण के अंतर्गत व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति अत्यंत सहायक है। आज विभिन्न मानसिक रोगियों का अध्ययन जब कोई साइकोलॉजिस्ट करता है, कोई मनोचिकित्सक करता है तो उससे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करता है, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानता है, उसके साथ क्या घटनाएं घटित हुई हैं जिसके कारण वह मानसिक रोग का शिकार हुआ है, इन सब चीज़ों की केस स्टडी वो करता है, तब अपना वो ट्रीटमेंट शुरू करता है। तो केस स्टडी मानसिक या मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निराकरण में अत्यंत सहायक है। व्यक्तिगत अनुभवों का स्रोत। यह विधि मानव जीवन के सूक्ष्म पहलुओं को भी सामने लाकर रख देती है, इसलिए यह अन्य विधियों की तुलना में व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत सूचनाओं की प्राप्ति में, संकलन में अत्यंत सहायक है। अनुसंधानकर्ता के ज्ञान में वृद्धि। तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति सामाजिक इकाई का जब संपूर्ण उसके सभी पहलुओं का विशिष्ट अध्ययन करती है तो शोधकर्ता के ज्ञान में वृद्धि होना स्वाभाविक है। और सामग्री की संपूर्णता। व्यक्तिगत अध्ययन विधि द्वारा संतुलित सामग्री अपने आप में पूर्ण होती है। अन्य विधियों से पर्याप्त मात्रा में सामग्री प्राप्त करना और उसके वैधता के बारे में थोड़ा बहुत संदेह रहता है, लेकिन इस विधि के अंतर्गत जो अध्ययन करता है वो व्यक्तिगत संपर्क करके विभिन्न सूचनाओं की प्राप्ति करता है, मानव व्यवहार का प्रत्यक्ष अध्ययन करता है और गहन अध्ययन व सूचनाओं की प्राप्ति होती है। इसलिए अन्य विधियों की अपेक्षा यह विधि थोड़ी वैध व उपयुक्त मानी जाती है। अब व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की सीमाएं या दोष। कोई भी अध्ययन पद्धति हो, कोई भी अध्ययन विधि हो, कोई भी अनुसंधान हो, सिद्धांत हो, उसके अंतर्गत कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न अध्ययनकर्ता
अनुसंधानकर्ता नए नए शोध करते रहते हैं और कारणों का निवारण ढूंढते रहते हैं। तो इसी प्रकार व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की कुछ दोष हैं। अवैज्ञानिक विधि। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति अवैज्ञानिक है क्योंकि इसके अंतर्गत इकाई को चुनाव और सूचना संकलन में किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि शोधकर्ता जो है व्यक्तिगत संपर्क करके किसी भी इकाई के संपूर्ण अध्ययन किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसे थोड़ी अवैज्ञानिक विधि, निश्चित चरण या नियमावली नहीं पाई जाती है प्रश्न वो सूचना संकलित करने के दौरान, इसलिए इसे थोड़ा अवैज्ञानिक माना जाता है। अध्ययन की सीमितता। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की सबसे बड़ी सीमा यह है कि थोड़ी सी इकाइयों के अध्ययन के आधार पर ही जो निष्कर्ष निकलते हैं वो संपूर्ण पर लागू कर दिए जाते हैं। इसलिए इकाई जो है संपूर्ण का प्रतिनिधित्व भी पूर्ण तरीके से नहीं करती है। तो इसलिए इस विधि को पक्षपातपूर्ण भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें अध्ययनकर्ता शोधकर्ता स्वयं सूचनाएं संकलित करता है, तो उसके नज़रिए से जो सूचनाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं उसके शोध के लिए उन्हें तो वो नोट कर लेता है। बाकी कुछ सूचना ऐसी महत्वपूर्ण भी होती हैं पहलू जो अन्य व्यक्ति की नज़रों में महत्वपूर्ण है, लेकिन शोधकर्ता उसे इम्पोर्टेंस नहीं देता है, तो वो सूचनाएं जो हैं रह जाती हैं। अप्रमाणिक तथ्य। तो अप्रमाणिक तथ्य के अंतर्गत इसमें वे बोल सकते हैं कि प्रमाणीकरण संभव नहीं होता इसमें जिन भी तथ्य संकलन होता है, क्योंकि अध्ययनकर्ता एक व्यक्ति के जीवन से संबंधित जो भी सूचनाएं संकलित करता है तो समान परिस्थिति में दूसरे व्यक्ति के जीवन पर भी वही सूचनाएं संकलित करके या वही जो निष्कर्ष लागू कर दिए जाएं तो यह संभव नहीं है, क्योंकि इकाइयां अलग अलग हैं, परिस्थितियां समान हैं, जरूरी नहीं है कि उनके निष्कर्ष भी दोनों इकाइयों पर समान रूप से लागू। ऐसी स्थिति में तथ्यों की प्रमाणिकता पर संदेह हो जाता है और तथ्यों का सत्यापन भी नहीं हो पाता और निष्कर्ष जो हैं वो गलत साबित हो जाते हैं। दोषपूर्ण जीवन इतिहास। व्यक्तिगत अध्ययन विधि में जीवन इतिहास का सर्वाधिक महत्व है। जीवन इतिहास जो प्राय दोषपूर्ण पक्षपातपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसमें इतिहास के अंतर्गत ये जितने भी राजा महाराजा हुए हैं और उनके जो चारण हुए हैं, भाट हुए हैं, उन्होंने जितने भी इस इतिहास संकलन के स्रोत है, विभिन्न सामग्री, जीवन इतिहास है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, उसके अंतर्गत अपने राजा की सदैव बड़ाई ही लिखते हैं, प्रशंसा में ही लिखे जाते हैं। जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए हैं वो भी प्रशंसा में ही लिखे गए हैं, राजा की कमियों को उजागर नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जीवन इतिहास सही नहीं माना जा सकता है, पूर्ण रूप से ऑथेंटिक तो नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस समय किसी ने अवलोकन के माध्यम से किसी ने अवलोकन नहीं किया होता घटनाओं को। केवल यात्रा वृत्तांत ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर किसी राजा उससे या फिर किसी सामाजिक इकाई के संबंध में कोई निष्कर्ष निकालना सही नहीं माना जा सकता है, 100% सही नहीं माना जा सकता। इसलिए यह विधि थोड़ी लंबे समय तक चलती है, एक एक इकाई से संपर्क स्थापित किया जाता है, इसलिए थोड़ी खर्चीली भी मानी जाती है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी अध्ययन पद्धति हो, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति भी उसी पद्धति में शुमार है कि कुछ कमियां होती हैं, कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं। इन दोषों को दूर भी किया जा सकता है यदि कोई अनुसंधानकर्ता निष्पक्ष होकर पक्षपातपूर्ण रवैये को दूर करके अगर सही और वैध तरीके से सूचनाओं को संकलित करे तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के इन दोषों को दूर किया जा सकता है, क्योंकि ये कमियां अध्ययन पद्धति की ना होकर के मेरे हिसाब से ये अध्ययनकर्ता या शोधकर्ता के ऊपर ज़्यादा मानी जाती हैं। अगर शोधकर्ता सही है तो सूचनाएं सही प्राप्ति भी हो सकती है।